डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 हम कर रहे हैं और आज हम मूव करते हैं नए चैप्टर पर, दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 ऑफ एसआरए एक्ट हमें क्या बताता है? दैट इज रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का रिसीशन कब होता है? देखिए, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि रिसीशन क्या होता है। रिसीशन का मतलब होता है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करवाना चाहते हैं, कंप्लीटली फिनिश। ओके, फिनिश करवाना, रिवोक करवाना, पुटिंग एंड टू दैट या मेकिंग इट नल वॉइड। ओके, मींस फर्दर उस कॉन्ट्रैक्ट पर हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो वहीं की वहीं खत्म हो गया है। मेकिंग इट नल और वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, टोटली खत्म करवाना कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? रिसीशन। राइट, सो हम चैप्टर 4 में रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले हैं और आज हम इसका सेक्शन 27 करेंगे। सेक्शन 27 बात करता है कि व्हेन रिसीशन में बी एडजस्ड एंड रिफ्यूज, मींस कब रिसीशन अलाउ किया जाता है और कब रिसीशन को रिफ्यूज किया जाता है। अलाउ मींस कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को अब खत्म करवाना है, और कब ये है कि रिसीशन नहीं अलाउ होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी आप खत्म नहीं कर सकते। वो हम इस चैप्टर में एंड सेक्शन 27 में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे, सेक्शन 27 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्री और मेंस में दोनों में आया हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, आप अब यहाँ पर सोचेंगे कि मैम रिसीशन के साथ साथ तो वर्ड इसको हम कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं, बट इनमें भी एक मेजर डिफरेंस है। देखिए, रिसीशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप उन्हीं को ही रिसीशन कर सकते हो, उनको खत्म कर सकते हो। कैंसिलेशन वर्ड यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में। ओके, अदर इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वर्ड हम कैंसिलेशन यूज करते हैं। तो जहां पर भी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा वहां पर आपको रिसीशन यूज करना है, और बेसिकली चैप्टर 4 सिर्फ रिसीशन की बात करता है। सो व्हाट दिस चैप्टर सेक्शन सेज, to finish, to revoke, to put end, making it null, void ab initio, totally किसी चीज को खत्म करवाना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को रिसीशन कहलाता है। एंड राइट ऑफ रिसीशन इज नॉट असाइनेबल, ये नहीं है कि आपको हमेशा साइन किया जाएगा। और बेसिकली सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कब रिसीशन अलाउ करना है और कहां पर रिसीशन को रिफ्यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 27। सेक्शन 27 का क्लोज फर्स्ट क्या बात करता है? दैट एनी पर्सन, मींस कोई भी पार्टी से अलग भी, जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज हैं, सपोज कीजिए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इन्हीं की बात हो रही है, नो, इवन एनी अदर पर्सन भी क्या इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटरेस्ट है, मे स्यू टू हैव इट रिसाइंडेड, वो सूट डाल सकते हैं, सू कर सकते हैं। दे कैन इंस्टीट्यूट द सूट फॉर व्हाट? फॉर रिसीशन, कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कीजिए, एंड सच रिसीशन बी एडजस्ड बाय द कोर्ट। उस ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने क्लेम किया तो कोर्ट भी तुरंत की तुरंत इसको अलाउ कर देगी, नो, कोर्ट विल सी, इट विल एडजस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? कोर्ट विल चेक और कोर्ट विल एडजस्ट। जैसे ही आपने रिसीशन का डिमांड किया तो कोर्ट की क्या ड्यूटी बनेगी? सबसे पहले वो देखेगी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल या टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है, मतलब उसको खत्म किया जा सकता है बाय प्लेंटिफ, तो ये चेक करेगी। टर्मिनेबल का मतलब यहाँ पर इट इज वन विच कंटेन्स द स्टिपुलेशन दैट इन अ सर्टेन इवेंट इट विल बी टर्मिनेटेड, जिसमें एक कंडीशन लिखी हुई हो। टर्मिनेबल वॉइडेबल का मतलब ये है कि ये कंडीशन होते ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो कोर्ट ये चीजें चेक करेगी। देन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, अनलॉफुल मीन्स देयर इज अ फ्रॉड, देयर इज अ मिस्टेक, undue influence is there, then court will also check that कि contract जो है वो unlawful तो नहीं है। ओके, for causes not apparent on its face, मतलब पूरा चेक करेगी। and defendant is more to blame than the plaintiff, और ये भी चेक करेगी कि उसमें plaintiff का रोल नहीं है, डिफेंडेंट का ही ज्यादा फॉल्ट है। ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज का एग्जाम्पल बताती हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, टर्मिनेबल है बाय द प्लेंटिफ, तो इसको कोर्ट एडजस्ट करेगी। अगर ये पता लग जाएगा तो उसको रिसीशन अलाउ कर दिया जाता है। सपोज कीजिए ए और बी है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस प्रॉपर्टी को लेकर। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज कीजिए there is a way on the property over which A has direct personal knowledge but which he conceals from the B।
ठीक है, प्रॉपर्टी में एक रास्ता निकल रहा है बट बी को कोई नॉलेज नहीं है, ए को उसके बारे में पता है और वो बी से इस चीज को छुपाता है। नाउ बी इज एंटाइटल टू रिजाइन इट। अब बी पूरा हक बनता है कि यस मैं इसको टर्मिनेट कर सकती हूँ, मेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म करना है, क्योंकि ये बात मेरे को पहले डिस्क्लोज नहीं की गई है द्वारा। तो कोर्ट ये चेक करेगी, ये मैंने पहले पॉइंट का आपको एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट इज द वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, या कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते और उसमें डिफेंडेंट ज्यादा है ब्लेम के कटघरे में। जैसे कि सपोज कीजिए ए है और बी है, ओके, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए यहाँ पर आप मान के चलिए कि कोई लॉयर है, ठीक है, जो केस लड़ रहा है बिहाफ पे बी के। बी इज हेयर हिंदू क्लाइंट या विडो, आप जिसको मान के चलिए हिंदू विडो, ठीक है, ये कोई अपना केस लड़ रही है, ए जो इनके पार्टी ए इनका लॉयर है। सो ए क्या करता है, ए इंड्यूसेस बी टू ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम एज बी हैज टेकन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्या है कि बी ने बहुत सारा पैसा क्रेडिटर से ले रखा है, बी के ऊपर बहुत पैसा है, ठीक है। तो ए कहता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी रही नहीं कि क्रेडिटर्स आके तुमसे मांग भी नहीं सकते हैं, और मैं तुम्हारा लॉयर हूं, तुम मुझे वो प्रॉपर्टी दे दो। देयरफॉर टू फ्रॉड दोज क्रेडिटर्स, मतलब उन क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए ए क्या करता है, बी को इंड्यूस कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये उनको इंड्यूस कर रहा है उस हिंदू विडो को कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, तेरे से फिर कोई पैसा ही नहीं मांगने आएगा, ठीक है। नाउ हेयर ए एंड बी आर नॉट एट आर, देखा जाए तो ए एंड बी क्या है, दोनों आर एट फॉल्ट इक्वली। मोर ब्लेम गोज टू, किस पे जा रहा है, ए पे ब्लेम जा रहा है। बी कैन इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट ए, बी जाएगी और कहेगी वो सूट इंस्टीट्यूट करेगी ए के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ब्लेम ए का था। समझ में आए बच्चे? तो ये एक केस है जहां पर आप सूट को रिसाइन करवा सकते हो इन केसेस में। नेक्स्ट सेकंड क्लोज सेक्शन 27 का क्या कहता है, ध्यान से समझते जाइए। सेकंड क्लोज कहता है कि ये जो हमने सारा फर्स्ट पढ़ा है कि कैसे कैसे सूट डाला जाता है और कोर्ट क्या एडजज करती है, इसके बावजूद कोर्ट में रिफ्यूज टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है। यहाँ पर तो एडजस्ट था कि देगी रिसीशन का, यहाँ पर रिफ्यूज कर सकती है रिसीशन को। मीन्स जरूरी नहीं है आपको रिसीशन मिले, रिफ्यूज कैसे कर सकती है, तभी भी वो चेक करेगी क्या कंडीशंस। फर्स्ट, वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर था प्लेंटिफ ने डिमांड किया था वॉइडेबल या टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म करने का, कि मुझे ये नहीं करना क्योंकि मेरे से डिस्क्लोज किया गया था प्रॉपर्टी को। सपोज करो इसी कॉन्ट्रैक्ट में बी ये कर दे, नहीं नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, कोई बात नहीं, ए ने मेरे से छुपाया है तो क्या हो गया, मैं इसको इतनी बड़ी बात नहीं मानता। सो फर्स्ट केस इज वेयर प्लेंटिफ ही क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दे, मींस कॉन्ट्रैक्ट के में जो भी वो बात उठी थी, इशू उठा था, उसको इतना नजरअंदाज कर दे, उसको ना देखे और कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे, टर्म्स एंड कंडीशन को। सेकंड केस क्या होगा, वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट बना उसके बाद, नो बीइंग ड्यू टू एनी ऑफ द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट हिमसेल्फ, द पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर्ड। मींस सब पार्टीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना कि एक कंडीशन होने के बाद दोबारा से प्रॉपर्टीज बैक टू दैट प्लेस नहीं आ सकती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए ने क्या किया, रैली थी, ठीक है, सपोज कीजिए ए ने किसी बिग पॉलिटिशियन की रैली करवानी है, तो उसने बी से टेंट का सामान मंगवा लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में भी आप सारा सामान लिया, रैलीज आपने देखी ना पहले से तैयारी कर रखी है, तो बी ने सारा सामान टेंट वगैरह जो भी था सब कुछ भेज दिया। अब इसमें बी की तरफ से तो कोई गलती नहीं है, और पार्टीज का भी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते कि दोबारा से हम इस चीज को ठीक कर दें, तो बी को कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर बी इज एंटाइटल फॉर कंपनसेशन, क्योंकि उसके पास से तो सारा सामान चला गया है, उसने अपनी अपनी तरफ की ड्यूटी फुलफिल कर दी है। अब कल रैली ना हो, पॉलिटिशियन ना आए, बट ए को तो फुलफिल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर भी रिसीशन आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। ऑल राइट, देन द थर्ड थिंग, इसमें कोर्ट क्या चेक करती है, तो फर्स्ट हो गया प्लेंटिफ रेटिफाई कर दे तो आपको रिसीशन नहीं मिलेगा, या फिर ऐसी चीज जिसमें प्रॉपर्टीज बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन ना आ पाए तो उनको रिसीशन नहीं मिलेगा। यहाँ तक कब मिलेगा, यहाँ है रिसीशन कब नहीं मिलेगा, रिसीशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग कब नहीं मिलेगा, दैट वेयर थर्ड पार्टीज
ने कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए राइट्स एक्वायर कर लिए हैं इन गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस एंड फॉर द वैल्यू, मीन्स थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो इससे हार्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल कर दिया तो थर्ड पार्टी ने जो भी गुड फेथ में पैसा लेन देन दिया है किया है वो खत्म हो जाएगा, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑल राइट, सपोज कीजिए यहाँ पर यही लगा लो ए एंड बी थे, ठीक है, बी ने भी टेंट का सामान भेज दिया। अब यहाँ पर सपोज कीजिए जो टेंट का सामान होता है सारा स्ट्रक्चर लेआउट करने का, यहाँ पर सी कोई पार्टी है, ठीक है, सी ने सारा आके ग्राउंड पे वो मैट्स वगैरह बिछाए हैं, स्टेज लगा दिया है, टेंट्स तैयार कर दिए। तो देखो अब वापिस से ए को तो बी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पर सी ने भी तो गुड फेथ में सारा काम किया है, थर्ड पार्टी का भी तो आ गया यहाँ पर, इसलिए भी रिसीशन अलाउ नहीं होगी। देन फोर्थ थिंग, वेयर ओनली अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज सोट टू बी रिसाइडेड बट इट इज नॉट सेवरेबल। पार्ट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट चाहते हो कि ये इसके लिए रिसीशन मिल जाए, बाकी हम फुलफिल करेंगे, बट ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट है जिससे वो हाफ पार्ट अलग नहीं हो पा रहा है, सेवरेबल नहीं है, नॉट सेवरेबल, तो आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तो रिसाइंड नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी रिसीशन अलाउड नहीं होती है जहां पर पार्ट सिवरेबल नहीं है, जिस पार्ट के लिए आपने रिसीशन मांगा है। ओके, सो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए तो फुली रिसाइंड हो, या फिर अगर पार्ट में रिसाइन चाहते हो तो भी वो सेवरेबल हो, अलग हो सकता हो, अलग नहीं हो सकेगा तो आप उसको नहीं कर सकते अलग, right? So particularly in this section we studied which are the cases in which rescission can be allowed by the court and which are those cases in which rescission will not be allowed by the court, and parties must have to follow whatever the order the court gives. जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कोर्ट अच्छे से चेक करेगी कि किस टर्म पे उनको देना है किस टर्म पे नहीं देना। कॉन्ट्रैक्ट में रिसीशन अलाउड तब होता है अगर प्लेंटिफ की कोई गलती ना हो, प्लेंटिफ ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट अगर अनलॉफुल दिख रहा है। बट रिसीशन कब अलाउ नहीं होता, जब एक तो पार्ट ये हो कि प्लेंटिफ ने खुद से हामी भर दियो, नहीं नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहता हूँ, या दूसरी चीज ऐसी हो कि पार्टीज दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकती, या थर्ड ये कि जो पार्ट वो सेवर अलग से रिसीशन मांग रहे हैं जिस पार्ट का फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्ट सेवरेबल नहीं है। All right, so through this section we get the knowledge about what exactly the rescission is and how it is demanded, in which cases it will be allowed and in which cases it is not allowed. I hope you enjoyed today's session, और आपको रिसीशन होमवर्क है रिसीशन के और भी एग्जांपल्स पढ़िए कि क्या होता है एक्चुअली में रिसीशन। With this session is over, stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.